Good morning, students. How are you all? Are you doing good? Have you checked my videos that I shared you yesterday and day before yesterday? And yesterday I gave you few questions. I think you have tried to complete those questions because few students have WhatsApp me. Still, I was expecting कि मुझे और भी स्टूडेंट्स अपना टास्क दिखाएंगे कि उन्होंने ठीक किया है कि नहीं, बट नेवरदलेस मैंने कुछ क्वेश्चंस जो दिए थे कल उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है. प्लीज गो थ्रू इट वंस and write it down properly in your copy and keep it with you and practice it from there because जो lectures मैं दे रहा हूँ, जो points to remember और questions मैंने आपको दिए हैं, उसी में से आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. एंड इफ यू डू सो, अगर आप अच्छे से करते हैं, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स फॉर PA1 एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके. And I'm going to share these questions in your WhatsApp group. Please take a note from it and complete your task. Okay. So I'm not going to take much time now, and I'm going to start your today's lecture. Okay. So day before yesterday, I have already gone through the topic and discussed with you what um, how computer evolved, what was the first device that came into being, कहाँ से पहली डिवाइस किसने बनाई थी, उसका नाम क्या था, उसके ऑपरेशंस किस तरह के बेसिक ऑपरेशंस वो करते थे, वो मैकेनिकल डिवाइस का नाम है अबैकस. आप आज भी उसको यूज कर रहे हो वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास में. एंड आफ्टर दैट किस तरह से डेवलपमेंट हुए कंप्यूटर्स के, फ्रॉम engines to machines to different type of devices that came to life. लास्ट टाइम मैंने आपको 4 डिवाइस के बारे में बताए थे, आपको ध्यान है. अपार्ट फ्रॉम अबैकस, अबैकस को छोड़ के 4 इंजन आपको बताए थे. तो कौन कौन से थे? नेपियर स्टोन, पास्कलाइन इंजन, डिफरेंस इंजन एंड analytical engine. Yes. So analytical engine was the only engine जहाँ से मॉडर्न कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसको फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी बोला जाता है. So today we are moving ahead to the next topic, which is generation of computer. But before that, let me tell you that you have to go through this simple facts that I am sharing with you on your WhatsApp group. ये आपको पढ़ना जरूरी है. इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको पढ़ के समझना है. And I'm not going to discuss those points over here. It is clearly understood. You have to read it once and try to understand. If you still have any difficulty, you are always welcome to message me or ask me. Okay. So ये आपको simple facts पढ़ने हैं based on my lectures and the pages I shared you. आपको ये check points भी करने होंगे. आप ट्राई कीजिए पहले, अगर नहीं आता do ask me. All right. So let's move on to the current topic, which is generation of computers. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ और फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कब बना. आपको ध्यान है 1933 में फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बना, विच वाज एनालिटिकल इंजन. एंड फ्रॉम देयर पहला नाम हुआ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहां से मॉडर्न कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, एरा शुरू हुआ. एरा मतलब युग. सो विच वाज दैट फर्स्ट जनरेशन? Let me read this point generation of computer for you. Evolution of computer is classified into 5 generation. जो कंप्यूटर का युग शुरू हुआ, मॉडर्न कंप्यूटर युग हुआ, वो 5 जनरेशन में कैटेगराइज किया हुआ है, जो आपके सामने इस चार्ट में दिखा रहा है. फर्स्ट, each generation is marked by the major technologies development and has changed the operation of computers. इस अलग अलग जनरेशन में कुछ ऐसे डेवलपमेंट किए गए जो जिसको याद रखा गया है, उसका कैटेगराइजेशन बताया. किस तरह की
डेवलपमेंट्स आए हैं. दिस हैज रिजल्टेड in increase in speed, storage capacity, reliability, as well as decrease in cost and size. जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए कंप्यूटर को और सोफिस्टिकेट बना गया. पहले जो कंप्यूटर काफी स्लो स्पीड के होते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, एक कंप्यूटर रूम के जितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, उसकी उसका साइज में साइज छोटे होते गए. पावर जो हीट पहले जनरेट बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती थी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की लागत आती थी, उसको कंट्रोल किया गया. कंप्यूटर स्पीड पे ज्यादा ध्यान दिया गया, जिससे हम अपने काम को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा देर तक कर सकें. तो ये कुछ चीजें डेवलपमेंट फेज में आई थी, एंड वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज जनरेशन वन बाय वन. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. बट बिफोर मूविंग दैट, मैं फिर भी यहाँ पर एक बार आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा. फर्स्ट जनरेशन कब से लेकर कब तक हुआ था. 1940 टू 1956 फर्स्ट जनरेशन का युग था. देन second generation came from 1956 to 1964. Then third generation 1964 to 1971 era. Fourth generation 1971 to 1980. And the final generation जो अभी भी चल रहा है और still it is in development phase, इसमें अभी भी बहुत काम होने बाकी हैं और हो भी रहे हैं, which is fifth generation. ये स्टार्ट हुआ था 1980 में और अभी भी इस पे डेवलपमेंट चल रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, जिसमें रोबोट्स वगैरह भी बने हैं. पहले मशीन रोबोट्स हुआ करते थे, अब साइबरट्रॉनिक्स रोबोट्स आ गए हैं. आप अगर गूगल में सर्च करेंगे, वहाँ सोफिया बोल की एक रोबोट है. एक बार प्लीज यूट्यूब में विजिट कीजिएगा एंड यू विल गेट एन आइडिया किस तरह से वो ह्यूमन की तरह दिखने में लगती है. दूर से देखने में मालूम ही नहीं चलता कि वो रोबोट है. इट कैन थिंक, इट कैन आंसर यू वॉट एवर यू आर आस्किंग क्वेश्चन. उसको इतना डेवलपमेंट स्टेज में बनाया गया कि वो खुद भी प्रोग्रामिंग करके अपने लॉजिक और अपने स्टेप्स ले सकती. सो डू विजिट एंड वॉच सोफिया द रोबोट. ओके, so let's move on to the next topic. So this is the actual chart where the classification of generation of computers has been categorized properly. So we will go through it one by one. The first generation started. आपको भी ये चार्ट आपको कॉपी में बनाना है. कॉपी को थोड़ा घुमा के जिसमें स्पेस ज़्यादा अच्छे से आए. पेंसिल से पहले आप ये लेआउट तैयार करेंगे, इसी तरह जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ऐसे ही इस तरह से लेबलिंग आपको करनी है. एंड यू हैव टू राइट एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग ओवर हियर. इसको याद अच्छे तरह से कीजिएगा, बिकॉज बेस्ड ऑन दीज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट राइट नाउ. सो फर्स्ट जनरेशन जो शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया 1940 टू 1956. किस तरह का वो कंप्यूटर दिखने में था वो आपके सामने है. काफी बड़ा कंप्यूटर था ये. इट इज द साइज ऑफ अ बिग टेबल. तो एक आदमी यहाँ पर सेंटर में बैठता था and he operates this complete system. So what was the feature of this first generation of computer? It was built using vacuum tubes. Vacuum tubes शायद आपको मालूम होगा, आपने टंगस्टन बल्ब या कांच के बल्ब देखे होंगे, अभी भी बहुत घर में हैं. सो उसी तरह वो गोलनुमा होते हैं, लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स आपके जैसे कि ट्यूब, जिस तरह से आपका हाउ टू से टेस्ट ट्यूब आपने देखे होंगे या ग्लास ट्यूब्स देखे होंगे, या ग्लास जैसे बड़ा गोलनुमा होता है, उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन एक छोटा ट्यूब नुमा होता था जिसके अंदर एक फिलामेंट लगी रहती थी. और ये करीब आपके एक ग्लास, कांच के ग्लास या आपके स्टील के ग्लास के साइज का हुआ करता था. उस समय ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी कंप्यूटर को. इसी के बेसिस में इसी के पावर से आपका कंप्यूटर चलता था. सो व्हाट वाज द एडवांटेज वाज, पहला एडवांटेज यही था कि वैक्यूम ट्यूब से ये बना हुआ था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि
काफी धीमा काम करता था, स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम, लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अगर आपने कांच का बल्ब देखा होगा, थोड़ी देर तक वो अगर जले तो उसके दूर से अगर आप करीब 1 फीट दूरी पे भी अगर हाथ रखोगे, आपको एक गर्माहट सी महसूस होगी। सो दिस वाज द डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता था और गर्म होने की वजह से ये काफी स्लो काम करता था। कोई भी चीज आपने, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पापा या अंकल के स्कूटर या बाइक होगा, अगर बाइक बहुत देर तक चले तो उसका मोटर या इंजन गर्म हो जाता है ना। अगर गर्म हो जाए तो वो इंजन बस्ट हो जाएगा या टाइम लगेगा चलने में, तो उसको ठंडा रखा जाता है। थोड़ी देर उसको ठंडा रखे फिर से चला जाता है, कंटिन्यूसली नहीं चला सकते। ऐसे ये कंप्यूटर्स को भी ठंडा किया जाता था, काफी गर्म हो जाते थे, एक रूम के अंदर रखा जाता था जहाँ एसी वगैरह लगी रहती थी उस जमाने में भी, और काफी इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत होती थी इसको। So few important development for this era was UNIVAC. UNIVAC was the name of the computer which was designed on this particular era. The other two computer system was ENIAC and EDIVAC. I'm going to give you full definition of these three major computer which was developed in first generation of computer. So as of now, you study these 3 points, and I may ask you question tomorrow based on this particular chart. Okay, so nothing much to worry. You have to prepare this chart and you have to remember in which generation these computers evolved, what was its advantages and disadvantages. So move on to the next second generation of computer. It started in the year 1956 and it ends in 1964. What it does, it replaces vacuum tube. जो वैक्यूम ट्यूब बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, उसकी जगह ट्रांजिस्टर ने जगह ली। ट्रांजिस्टर एक 3 पिन का छोटा सा डिवाइस है, यू कैन वॉच इट ऑन गूगल, इट विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। सो हाउ दैट ट्रांजिस्टर वाज मेड ऑफ, इट वाज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं। सिलिकॉन आपको दिखेंगे जैसे रेत देखा होगा आपने, सॉइल पे जब धूप पड़ती है तो वो सॉइल चमकती है, तो वो जो चमक होती है वो सिलिकॉन एलिमेंट की वजह से होता है। ये बहुत जल्दी, रेत आपने देखा होगा धूप लगे बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। सो ट्रांजिस्टर जो होते थे, जब तक कंप्यूटर चल रहा है वो तुरंत गर्म हो जाता था और जैसे ही बंद किया तुरंत ठंडा हो जाता था। लेकिन वैक्यूम ट्यूब में ऐसा नहीं था, इसमें टाइम भी लगता था ऑन होने में और ऑफ होने ठंडा होने में भी टाइम लगता था। सो कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन इट वाज अ ह्यूज डेवलपमेंट दैट ये कंप्यूटर बहुत जल्दी बूट अप भी होते थे और बहुत जल्दी ठंडे भी होते थे। एंड जब ये होता था काम, जितना मशीन जितनी जल्दी ठंडा हो जाएगा उतना अच्छे प्रोसेसिंग भी करेगा। सो कंपैरेटिवली टू द फर्स्ट जनरेशन, स्मॉलर इन साइज, ये साइज भी इसका थोड़ा रिड्यूस हो गया। इफ यू चेक द फिगर, ये अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को। सो इनके साइज भी छोटे होते गए एंड इट जनरेट लेस हीट, thus less prone to failure। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी मोटर अगर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो उसको अगर ठंडा ना करो तो वो जल जाता या काम करना बंद हो जाता। तो वही चीज हुआ करता था वैक्यूम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो उसको ख्याल में जब रखा गया, जब नए डेवलपमेंट फेज आया तब ट्रांजिस्टर को यूज किया गया। ये जितनी जल्दी गर्म होते थे और जितने ठंडे भी होते थे, जब ठंडे हो जाते थे तो काम फिर से चालू किया जाता था। So some of the popular invention on this era was IBM 1400 and 7049 series। इस सीरीज के जो कंप्यूटर्स बने वो पॉपुलर कंप्यूटर्स थे। एंड द थर्ड वन वाज IBM 350। IBM stands for इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है
IBM अगर आप नेट में सर्च करें, बट अभी ये कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं बनाती है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम देखती है, हार्डवेयर बहुत कम बनाती है। So it was a multinational company and very old company which still exists. Now move on to the third generation, which is really a boom in computer technology. यहाँ पर क्या हुआ, 1964 to 1971 तक ये एरा रहा। ये आप देखेंगे अलग अलग प्रोसेसिंग बोर्ड्स वगैरह तैयार हुए और इसको और डेवलप किया गया। इसमें मेन एडवांटेज जो था क्या था, इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप बोलते हैं। ये चिप जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, या अगर किसी ने कंप्यूटर मदरबोर्ड को लग के देखा हुआ, ब्लैक कलर का एक रेक्टेंगुलर चिप नजर आता है। हो सकता है मैं आने वाले दिनों में आपको ये पिक्चर्स, रियल पिक्चर्स क्या क्या थी वो आपको दिखाऊं, हो सकता है वीडियो भी दिखाऊं, सो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया ऑफ इट। So till now, let's listen to my lecture and try to understand. If you have any difficulty, do definitely ask me. तो एक छोटा एक चिप हुआ करता था 1 और 2 इंच का, जिसमें 8 to 16 पिंस लगे रहते थे, अलग अलग पिंस रहते थे, हर पिंस का अलग अलग काम होता था। ये मदरबोर्ड पे फिक्स किया जाता था और बहुत जल्दी प्रोसेसिंग करता था। 8 पिंस 8 अलग अलग तरह के काम करते थे। यहाँ पर ट्रांजिस्टर में आपके 3 पिंस थे, वैक्यूम ट्यूब्स में 2 पिंस थे। सो जैसे इन पिंस का काम था, जैसे पिंस बढ़ते गए आपका साइज छोटा हुआ, हमारा काम और ज्यादा बढ़ गया और हम और भी एफिशिएंटली करने लगे। सो जब ये चिप आया, ये चिप जो मेन चिप था कंपेयर टू ट्रांजिस्टर, ये चिप और छोटा होता गया and it was much smaller, reliable and efficient to do any task. Increase and speed बढ़ गई और ज़्यादा कमर्शियली जो हम पहले जो हम स्पेसिफिकली काम करते थे वो अब कमर्शियली कर रहे हैं, मतलब हमारा प्रोडक्शन, काम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले जब ज़माने के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज करते थे। आज तो घर घर में सबके कंप्यूटर्स, मैक्सिमम लोगों के घर कंप्यूटर्स हैं। एक पॉपुलर कंप्यूटर जो है स्मार्टफोन, मैंने शायद या आपको मालूम हो, स्मार्टफोन वो भी एक तरह का कंप्यूटर जो मल्टीटास्किंग वाला टास्क करता है। सो पुराने ज़माने में जब आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए थे वो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थे। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कोई इजीली खरीद नहीं सकता, काफ़ी डॉलर्स में वो खरीदे जाते थे और बड़ी बड़ी कंपनीज उनको खरीदते थे। तो एज टाइम पासेस, जब मालूम हुआ कि ये कंप्यूटर हमारे बहुत काम आ सकता है, तो इसको इस तरह से बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। सो थर्ड जनरेशन में उसी चीज़ को ध्यान रखा गया और इसको इतना एफिशिएंट बनाया गया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टास्क इसमें बने। तो सब अभी भी जो IBM के मशीन्स बने थे वो इस दौर में भी यूज होने लगे। ओनली not the only but one of the major giant जिसने अभी भी मार्केट को होल्ड करके रखा। So let's move on to the next generation, which was fourth generation, and it started from the year 1971 to 1980। मैंने इस तरह के कंप्यूटर अपने स्कूल लाइफ में देखा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ करते थे। ब्लैक स्क्रीन होती थी, कोई ग्राफिक्स या पिक्चर्स नहीं था, ऐसे फ्लैट तरह का कंप्यूटर कैबिनेट जिसको कंप्यूटर पे हम कहते थे हुआ करता था और यहाँ हम कीबोर्ड से काम करते थे, कोई माउस हाउस यहाँ पर तब बना नहीं। सो व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ दिस particular generation? Again the processor size was reduced and much reliable and faster speed और भी पोर्टेबल होते गए। अगर आप पिक्चर्स को देखें कंपेयर टू दीज कंप्यूटर सिस्टम्स, इट वाज अ कंप्लीट सिस्टम, एक छोटे से टेबल में आ सकता था और इजीली कोई भी हम काम इजीली हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर सकते। मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मीन्स और भी छोटा होता गया, सोफेस्टिकेटेड में इजीली हम हैंडल कर सकते थे, ज़्यादा टाइम लेता था, लो कॉस्ट मेंटेनेंस एंड अफोर्डेबल, मतलब कम खर्चे में हम अपने काम को कर सकते थे। गिव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम डेस्कटॉप या लैपटॉप हम बोलते थे। उस समय लैपटॉप तो नहीं आए थे, but desktop मीन्स
anything, any device which is placed on the top of a table, desktop. तो इसको डेस्कटॉप नाम दिया गया, जिसको हम फर्स्ट मीन्स फोर्थ जनरेशन में हम इसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। मीन्स पर्सनल मीन्स विच इज यूज्ड पर्सनली बाय समवन। सो ये कंप्यूटर्स घर में तब लाए गए जब ये पहले ऑर्गेनाइजेशंस में थे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में लगते थे। उसके बाद ऑफिस पर्पस में, ऑफिस लास्ट में ये घर आना शुरू हुआ। So it was named as personal computer, leading to the internet and networking system. उस समय इंटरनेट भी इजाद हुई। फर्स्ट इंटरनेट जो आई वो इस एरा में आई। So the two major giant company which came into being, अभी भी IBM था, IBM's PC means International Business Machine Personal Computer, IBM के पर्सनल कंप्यूटर है। और एप्पल अभी भी आपने सुना होगा, मैकबुक, आईफोन, ये आपने सुना डेफिनेटली है। वो कौन बनाती है? एप्पल बोल की कंपनी, एप्पल कॉर्पोरेशन, वो ये फर्स्ट स्टार्ट हुई। उनका जो फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम आया उसका नाम था मैकिंटॉश। इट वाज आल्सो अ डेस्कटॉप, बट उन्होंने डेस्कटॉप नाम नहीं दिया, उन्होंने नाम दिया मैकिंटॉश। एंड आईबीएम ने इसका नाम दिया पर्सनल कंप्यूटर। सो मूव ऑन टू द फाइनल जनरेशन जो हम अभी भी यूज करते हैं। इट वाज फ्रॉम द ईयर 1980 टू प्रेजेंट, अभी भी चलता है। तो क्या उसमें मेजर डेवलपमेंट है? जो अभी तक यहाँ पे सब डेवलपमेंट चलता है, इसमें भी डेवलपमेंट होता गया और भी इम्प्रूव्ड सिस्टम आने शुरू हुए, पावरफुल सिस्टम आने शुरू हुए। जो मेजर एडवांटेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग यहाँ शुरू हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स रोबोट्स, आपने मूवी देखी होगी, जैसे ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, फिर काफ़ी ऐसे आई रोबोट्स हैं, इस तरह काफ़ी रोबोट्स रिलेटेड मूवी देखी हुई जिसमें रोबोट्स अपनी तरह से खुद डिसीजन लेना सीखते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग किए जाते हैं कुछ प्रोग्राम के माध्यम से। एक अलग से माइक्रो कंट्रोलर चिप उनके अंदर बैठाया जाता है, जो भी सिग्नल के माध्यम से या सेंसर के माध्यम से हमारे बातों को वो सुनते थे। दे वुड बी केपेबल इनफ टू मेक प्रॉपर डिसीजन थ्रू दैट माइक्रो कंट्रोलर चिप। सो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज अ ट्रुथ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपको बोला था, सोफिया बोलती जो रोबोट है, डेफिनेटली यू गो अहेड एंड चेक दैट ह्यूमन रोबोट, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के मशीन्स वो अभी भी काम कर रहे हैं। So what are the other advantages? Able to learn from their interaction with surrounding. आपके पर्यावरण या परिवेश में वो रोबोट्स आपकी बातों को सुनते थे और सुन के प्रोग्रामिंग उनका इतना डेवलप था कि जो आपकी बातों को सुनते थे वो स्टोर करते थे, करके उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग के डिसीजन मेकिंग वो करने शुरू हो गए। फाइनल वन वाज capable of understanding human speech। जैसे कि मैंने अभी बोला कि whatever we speak up in front of that robot, it grasps our voice, it try to understand what we are planning to, what we are trying to say, and accordingly it will give its answer। On right hand side there are two examples, sorry, on right hand side there are two examples which is Cortana, Siri and Alexa। ये तीन जो एग्जाम्पल हैं ये ऑफिस असिस्टेंट टूल है। जैसे मैंने सीरी का नाम बोला, सॉरी सोफिया का नाम बोला, उसके पीछे जो वॉइस आती थी वो एक वॉइस असिस्टेंट सॉफ्टवेयर जो अपने आप पीछे से बैकग्राउंड में बातें करती है। आजकल ये चीज हम सुन सकते हैं, आपको मालूम होगा, आपके स्मार्टफोन में भी होगा, गूगल वॉइस करके एक प्रोग्राम होगा जिसमें आप स्पीकर को, माइक्रोफोन को ऑन करते हैं, आप अपनी बातों को बोलते हैं और वो गूगल वॉइस आपकी बात को सुनता है और अकॉर्डिंग उसको आपको रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। Other three example that you are seeing here is Cortana। Cortana Windows 10 में अवेलेबल है। Siri Apple या iPhone के जो इतने कंप्यूटर्स है उसमें अवेलेबल है। तो मैं अपने कंप्यूटर में आपको दिखा सकता हूँ Cortana किस तरह से लगता है। Let me show you once। See,
talk to Cortana. मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ whether it's going to play or not. Microsoft. See, देखिए आ रहा है. It's searching I'm something. sorry, I didn't get that. Because my internet is not working properly, it just listen to your voice and it displays the result. अगर internet है तो ये ठीक से बात करेगा. Microsoft not working. Let me give it one more try. School, school. No. नहीं नेट कनेक्शन तो आ रहा I'm है. sorry. School, school. Sorry, I didn't get It's that. not working properly due to slow network. आप एक बार अपने फोन में गूगल स्पीच या गूगल वॉइस को एक बार आप स्टार्ट करके बात करके देखिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट एन आइडिया कि ये ऑफिस असिस्टेंट टूल किस तरह से हेल्प करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग जो भी हम वॉइस से बोल सकते थे वो सुन के रिजल्ट को दिखाता है. So we are going to wrap up today's lecture. You please go through the topic that I discussed here today. Please make this table in your copy, and tomorrow I'm going to discuss and give you some questions based on these two topics and try to find the answer and then send it to my WhatsApp number. Okay, see you tomorrow then. Bye bye, students. You have a great day. Bye bye.